आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो चुमर चुमर चपड़ी चपड़ी बातें करके मैं चीज़ों को उड़ा भी दूंगा तो फायदा क्या होगा, कुछ आएगी नहीं। सीखने से मतलब है, आपको सारी चीज़ सारा पॉइंट तो आसान नहीं होगा ना, कहीं टॉपिक कोई मुश्किल है तो मुश्किल है तो है, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, है ना। इसे किसके लिए इस्तेमाल किया था, अचार का परिरक्षक, परिरक्षक मतलब अचार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, अचार में मिला दिया था जिससे अचार में बैक्टीरिया वगैरह आराम से नहीं पकड़ता है। एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। इससे पहले हमने पढ़ा है एथेनॉल। एथेनॉल वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए, है ना। एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में उसका डिटेल जो एनसीईआरटी से सारी पॉइंट्स दिया है वो मैंने कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथेनोइक अम्ल, यानी इसको इंग्लिश में इसको कॉमन नाम जो है, साधारण नाम सिस्टम उसमें एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नाम जो है ये आईयूपीएसी नाम है बेसिकली। आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं इसको, एथेनोइक अम्ल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिरका क्या होता है, अचार में कैसे क्या सहायक होता है, उसके अलावा ग्लेशियल एसिडिक अम्ल किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ स्टीरीकरण जो अभिक्रिया होती है, स्टीरीकरण और एक साबुनीकरण आपने सुना है, साबुनीकरण और स्टीरीकरण, ये दोनों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि साबुनीकरण क्या होता है, स्टीरीकरण क्या होता है, तो वो सब बात सीखने वाले हैं। और फिर जो इसकी जो एथेनोइक अम्ल है इसकी 2 रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो 2 रिएक्शन डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, स्क्रीन पे देख लेते हैं ना। एथेनोइक अम्ल जो होता है, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH। CH3 पहला तो कोई याद रखना है ना, यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो जरा, बहुत लोग यहाँ से क्वेश्चन टच ही नहीं करते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ होता है। CH3COOH ये हो गया इथेनोइक अम्ल। इसको अगर आप फैला के लिखोगे तो देखो COH मैंने आपको सिखाया है, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे जरा। पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एथेनोइक अम्ल होता है इसके 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। सिरका, इसको विनेगार कहते हैं इंग्लिश में। सिरका क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का 3-4, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इसको ना, एथेनोइक अम्ल को भी मैंने ऊपर दिखाया था आपको। उसका 3-4% विलयन, 3-4% विलयन मतलब अगर 100 लीटर का आपने पानी लिया है तो 100 लीटर में 3-4 लीटर आप मिला दो क्या, सिरका, सॉरी 3-4 लीटर मिला तो क्या आप एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगर एथेनोइक अम्ल का 3-4% मिलाओगे विलियन पानी के साथ तो क्या उसको कहोगे आप, सिरका कहोगे, ठीक है। ध्यान सुनना आगे। इसे किसके लिए इस्तेमाल किया था, अचार का परिरक्षक। परिरक्षक मतलब अचार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, अचार में मिला दिया था जिससे अचार में बैक्टीरिया वगैरह आराम से नहीं पकड़ता है, ठीक है। अगला देखो जरा, शुद्ध एथेनोइक अम्ल, शुद्ध यानी प्योर एथेनोइक अम्ल के बारे में सुनो जरा क्या लिख रहा है। का गलनांक 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन। अब देख लो 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जाता है, यह जम जाता है, थोड़ा छूट गया यहाँ पे, यह क्या होगा यहाँ पे, यह जम जाता है। तो होता है कि इसका गलनांक बहुत कम है, 290 केल्विन है ना, आप 273 केल्विन समझते हो ना, 0 डिग्री के सेंटीग्रेड। अब इसमें कुछ ही डिग्री जोड़ करके आपका 17 डिग्री जोड़ करके कितना आ जाएगा 290, तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्या, गलनांक, ठीक है। इसलिए ठंडा, जैसे ठंडे के मौसम आता है ये क्या हो जाता है भाई, जम जाता है। और इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल या ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं शुद्ध एथेनोइक अम्ल को। क्यों कहते हैं, यहाँ रीजन समझाया एनसीईआरटी ने, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। सुनो जरा, आगे लिखा हुआ है जो खनिज, जो ये जो आपका एसिटिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया CH3 डबल बॉन्ड OH, ये ना वीक एसिड होता है, दुर्बल कमजोर एसिड होता है। किसके कंपेयर में, जो खनिज अम्ल होता है, खनिज अम्ल जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सारा जो एसिड होता है ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जबकि आपका वो जो एसिड है एसिटिक एसिड मैंने आपको दिखाया CH3COOH, जिसको एथेनोइक अम्ल भी दूसरा नाम है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल होता है। तो इसको आराम से पिया जा सकता है क्या, आंसर है नहीं, पियोगे तो नुकसान होगा, सही है ना, जल जाएगा, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, एसिडी तो है। खनिज अम्ल जैसे HCl पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, HCl आयनीकृत हो जाते हैं, एनसीईआरटी लिख रही है, क्या लिखना चाहती है देखो जरा। HCl को जैसे ही आप डिजोल्व करोगे ना तो ये H+ में और Cl में टूट जाएगा, पूर्ण रूप से पूरी तरह आयनीकृत हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एसिड जो H+ आसानी से दे दे, आसानी से रिलीज कर दे, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की हम लोग को 2 अभिक्रिया पढ़ना है। एनसीईआरटी में 2 एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं, एक का नाम है स्टीरीकरण, स्टीरिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। स्टीरीकरण अभिक्रिया आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टीरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो सीखने की कोशिश करो जरा, स्टीरीकरण क्या होता है। ईस्टर बनता है यहाँ पर, क्या बनता है, ईस्टर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ईस्टर जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्रकार्यात्मक समूह, अगर आपको या तो क्रियाशील समूह है ना, याद है थोड़ा थोड़ा, उसमें जो बताया था मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी H की जगह अगर हम यहाँ H हटा करके, यहाँ पे H हटा करके अगर हम R लगा दें, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप R लगा दें, तो जो ग्रुप बन के आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। तो देखो ईस्टर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन भी हो सकता है इधर, है ना, हाइड्रोजन या R। तो इस ग्रुप का नाम क्या है बाबू, इसी ग्रुप का नाम है आपका ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर कैसे बनता है उसके बारे में एनसीईआरटी थोड़ा लिखने की कोशिश किया है। और ईस्टर
प्रक्रिया से बनेगा, उस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सीखने की कोशिश करो। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर कैसे बनाओगे, किसको किसको मिला करके, अम्ल मिलाओगे, अम्ल, अम्ल यानी एसिड, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे अम्ल हो गया, ठीक है, अम्ल लिख देता हूँ मैं। अम्ल मिलाओ और किसको मिलाओ बाबू, अल्कोहल को मिलाओ। अम्ल मिलाओ और अल्कोहल को मिलाओगे तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। यानी व्हेन यू विल मिक्स अप एसिड विथ व्हाट, अल्कोहल, यू विल गेट व्हाट, एस्टर, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेरीकरण या स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, जब एसिड का रिएक्शन अम्ल के साथ कराया जाएगा, सॉरी एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया जाएगा तो एस्टर का निर्माण होगा। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टेरीकरण। सिंपल हो गया, आपको एकदम सिंपल हो गया। देखो जरा, एथेनोइक अम्ल को जब एथेनॉल से मिलाया, अम्ल उत्प्रेरक बताया मैंने पिछली वीडियो में, है ना, तो अम्ल उत्प्रेरक के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, देखो जरा, CH3COOH किसका फॉर्मूला है, एथेनोइक अम्ल का, किसके साथ मिलाया, एथेनॉल के साथ। देखो एथेनॉल है ये, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। देखो एस्टर है ये। ठीक है, कैसे बनता है वो भी मैं दिखा दूँ क्या, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अरे देखो जरा, ये है आपका इथेनोइक अम्ल, है ना, और यहाँ पे इथेनॉल है, तो इसको मैंने इसे फैला करके लिख दिया, इस संरचना बना करके C11OOH, और यहाँ पे OH लगा दिया CH2। अब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यार, वो चुमर तुम्हारे चपड़ी तपड़ी बातें करके मैं चीज़ों को उड़ा भी दूंगा तो फायदा क्या होगा, आपको चीज़ आएगी नहीं। सीखने से मतलब है, अब सारी चीज़ें सारा पॉइंट तो आसान नहीं होगा ना, कहीं कहीं टॉपिक कोई मुश्किल है तो है, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, है ना। आपको सिंपल बातें कर दूँ कि 4 + 4 = 8, देखो ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा, आप खुश हो जाओ, उससे होगा क्या, पर आपको चीज़ आनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। सुनो जरा, ये OH ग्रुप इस हाइड्रोजन ग्रुप को लेकर के तैयार हो जाता है। भाई हम लोग चलो क्या बनाए, तारों की शहर में जल जाओगे, प्लाज्मा अवस्था जल जाओगे, तारा में प्लाज्मा अवस्था होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, जल जाओगे, तो नहीं जाना तारों के शहर में। पानी बना लेता है, अब पानी बना लिया तो देखो ये वाला ऑक्सीजन वाला पार्ट, यहाँ ये वाला पोर्शन बच गया ना, तो अब इस वाले पोर्शन को ना यहाँ ला करके जोड़ दो, तो जोड़ो तो क्या बनेगा, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखो ये बचा CH2 और CH3, ये वाला पोर्शन बन गया। अब इसी को हम लोग ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर बोलने के लिए क्या कहना पड़ेगा, C11O, और यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पर यहाँ पर अगर R ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप R ग्रुप आ गया तो उसको ईस्टर बोलेंगे, तो देखो ईस्टर का निर्माण बन गया, और इसी प्रोसेस को, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टेरीकरण। ठीक है, चलो आगे देखो जरा, अब एस्टर जो है, एस्टर जो है C=OOR को कहते हैं। अब एस्टर के बारे में खूबसूरत 2-4 पॉइंट NCERT लिखती है, सुनो जरा। एस्टर की गंध मृदु होती है, मतलब ठीक ठाक, इसमें से आपको सेंट भी आ सकता है ना, एस्टर आदमी को जो इत्र वगैरह बनाता है ना उसमें निर्माण करता है। तो जरा, इसका उपयोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। बहुत सारे खाना में मिला दिया जाता है एस्टर, ताकि खाना टेस्टी बन जाए, है ना, खाना से खुशबू अच्छी आए, तो एस्टर वहाँ बना देता है, या फिर इत्र वगैरह में बनाने में इस्तेमाल करता है। तो याद रखना, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका इत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है एस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो जरा, साबुनीकरण क्या होता है, तो साबुनीकरण कोई नया नहीं है, इसी के साथ एस्टर के साथ ही है। देखो एस्टर में भी हमने क्या देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ मिलकर के एस्टर बनाया। अब क्या होगा, किसके प्रेजेंस में, जब एसिड रहेगा। अब ये चीज़ उल्टा देखो जरा, ये एस्टर जो है जब इसको एसिड नहीं मिलकर के अम्ल मिल जाएगा तो ये यही सब में टूट जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा। कौन, एस्टर। क्या समझा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, एसिड मिला, दोनों मिलकर के क्या बना देता है, एस्टर। अब क्या दूसरा सुनो जरा, एस्टर क्या करेगा, एस्टर को जब बेस सब मिल जाएगा, क्षार सब मिल जाएगा, तो एस्टर सब टूट जाएगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। इधर से इधर जो टूट रहा है, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। तो साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल किससे बनता है, एस्टर से बनता है। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो ये बात लिखिए मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो स्टेरीकरण दिखाया मैंने, यहाँ पे साबुनीकरण दिखाया, सिंपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है, डायग्राम वगैरह बना करके। अब देखो जरा, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल है, यहाँ पे इथेनॉल है, मिलकर के क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब एस्टर को जब एसिड मिला तो एस्टर बना था, अब यही एस्टर टूट जाएगा वापस से इथेनॉल में और इथेनोइक एसिड में, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्षार, बेस। तो इसकी इधर वाली क्रिया को क्या कहेंगे, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, और इधर वाली क्रिया को स्टेरीकरण। ठीक है, तो दोनों साथ में हो गया। साबुनीकरण अभिक्रिया से क्या बनाओगे, साबुन बनाओगे। अब साबुन वाला वीडियो अगला है ना, अगला कंटेंट हमारा साबुन है, और आप मार जाए फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सुनो जरा, क्षारक के साथ अभिक्रिया, अभी मैंने एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया को दिखाया, एथेनोइक अम्ल का एक अभिक्रिया किसके साथ है, क्षारक के साथ। अरे क्षारक के साथ समझते हो ना, तो देखो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल। देखो जरा, जो एथेनोइक अम्ल है वो क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारक कहते हैं। तो इस सब के साथ जब जब रिएक्शन करेगा एथेनोइक अम्ल, क्या बनेगा, ध्यान सुनो, लवण बनेगा, सॉल्ट, इसको सॉल्ट बोलते हैं, और जल बनेगा। ध्यान रखना आप, क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसका नाम जो है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। देखो यहाँ से यहाँ पोर्शन को इथेनोएट बोलते हैं, इथेनोएट या एसीटेट भी बोलते हैं, एसीटेट आयन, सोडियम लगा हुआ है इसलिए सोडियम लगा दिया हमने। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, जनरलाइज है ना।
चलो आपको याद रखना क्या है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो चलेगा। आपको याद रखना क्षारक के साथ इथेनॉइक अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, बस। ठीक है, आगे देखो जरा, थोड़ा सा ये है रटने वाला है, रटना पड़ेगा आपको रिएक्शन वगैरह। उस दिन से तो कुछ रटा ही नहीं रहे हैं, आज तो रटने का आया है, थोड़ा बहुत रटो, ये 2 टॉपिक में रटने का आया है ना। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। अब देखो ये तीसरा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, 2 महीने पहले पढ़ चुका है, मैंने पहले आपको बता चुका है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, देखो कार्बोनेट CO3 होता है 2-, बाई लगा दो तो HCO3 हो जाता है। बाई जब भी लगाओ तो क्या जुड़ जाता है, आगे H, और जो माइनस था उसमें से एक माइनस घटा दो। ठीक है, तो देखो बाइकार, यहाँ सॉरी एक माइनस और होगा, मैंने एक ही लगाया। ठीक है, सुनो जरा, इथेनॉइक अम्ल जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, लवण देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। रहेगा याद, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, आपको याद रखना पड़ेगा। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है जब इथेनॉइक अम्ल रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, है ना। ऊपर देखो, ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, जब ये बेस के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको लवण के साथ साथ कार्बोनेट और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। एग्जाम्पल यहाँ दिखा दिया NCERT 2, तो ये 2 NCERT का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये हो गया आपका इथेनॉइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो देखो यहाँ पे सोडियम इथेनॉइट मिल गया, जल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह इथेनॉइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट का साथ अगर रिएक्शन करेगा तो मिल जाएगा सोडियम इथेनॉइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी बातें NCERT ने करी है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुन। ठीक है, साबुन के बारे में और अपमार्जक के बारे में।